हेलो भाई, क्लास 11th। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वेक्टर। आप लोगों ने वेक्टर के बारे में सुना भी होगा कि वेक्टर क्या होते हैं। आपने दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा टाइप जो आपने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी का, वो पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ा नहीं तो सुना जरूर होगा फिजिक्स के अंदर ये वर्ड। इन्हें वेक्टर्स या वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। अब इनमें मैं हल्का सा डिफरेंस करूंगा। आप लोगों ने कुछ देखा, कुछ सुना इनके बारे में। तो जो हमारे स्केलर्स हैं वो क्या हैं? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में केवल वैल्यू है और डायरेक्शन नहीं है तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं उसे, कि वो हमारी एक स्केलर्स है। तो क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब मैं आपको इस पूरे चैप्टर में वैल्यू से बोलूंगा। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब बोलूंगा मैं बार बार? वैल्यू। हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली बट नॉट डायरेक्शन, बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर, इज कॉल्ड स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी। नॉर्मल सी बात है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी में केवल और केवल क्या है, अपनी एक वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है, तो उस क्वांटिटी को आप क्या नाम देने वाले? स्केलर्स। चलिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल बनता है, एग्जाम्पल डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, और भी बहुत सारी हैं पर हमने ये 3 ले लिए। अब अगर किसी ने आपको बोल दिया कि भाई 5 किलोमीटर जाओ, तो आपको 5 किलोमीटर जाना होगा। आपके पास कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं कि भाई आप नॉर्थ में ही जाएंगे या साउथ में जाएंगे। आपके पास ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना, बस 5 किलोमीटर बोला। आप एक रूम के अंदर घूमते रहे, इस क्लास रूम के अंदर। आप चाहें तो अपने घर से बाहर निकलें और 5 किलोमीटर कहीं भी जा सकते हैं। सुबह सुबह की वॉक हो जाएगी अगर सुबह में जा रहे हैं तो इस तरह से स्केलर है। इनके लिए नॉर्मल रो है, बिल्कुल नॉर्मल। जैसे यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया, यहाँ से 3 एम्पियर करंट आया, तो इस वायर से कितना करंट जाने वाला बेटा? तो 5 एम्पियर। आप 5 एम्पियर आपने बता दिया। ये चाहे ऐसे भी आता कि यहाँ से 2 एम्पियर और यहाँ से 3 एम्पियर, और ये वायर ऐसा होता तो ये तो भी 5 एम्पियर ही आता आपका। तो ये आपका हमेशा ही कितने एम्पियर बनता? 5 एम्पियर बनता। बट अगर आप वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी में कुछ स्पेशल बात होती है। कैसी बात साहब? देखिए, ये वे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, और ये ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डायरेक्शन कोमा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कोमा मैग्नीट्यूड एंड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है ये अभी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल आप ये याद रखिए। उनको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड वेक्टर्स। क्लियर बेटा? समझ आ गया? गुड। चलिए, एग्जाम्पल डिस्टेंस की जगह क्या होने वाला अपना? डिस्प्लेसमेंट। क्या? डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी कोमा एक्सेलरेशन, एरिया। ये 12th में काम आता है, एरिया वेक्टर होता है, ये काम आता है आपका। ये आपकी क्या है? सब की सब वेक्टर्स। अब अगर आपको ये बोल दे कि भाई 5 किलोमीटर इन ईस्ट, तो आपका मीनिंग है कि अगर आपको चलना है तो आपके पास अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ चुकी है। मतलब अगर आप जाओगे तो किधर जाओगे अब? तो अब आप जाओगे केवल ईस्ट के अंदर। ईस्ट डायरेक्शन में आपको 5 किलोमीटर जाना है। ठीक है? अब देखिए, कुछ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक ब्लॉक है,
ये 2 ओरल एग्जाम्पल हुआ, ब्लॉक केप से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ज्यादा फोकस ट्रायंगल लॉ के लिए बताना चाह रहा मैं आपको। ये अगर इस ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स लगे, कितना लगा 10 न्यूटन, और इस ब्लॉक के ऊपर ही एक और 10 न्यूटन का ऐसे ही लगे, तो ब्लॉक पे टोटल फोर्स कितना लगेगा? क्या 10 + 10 = 20 हुआ? आप कहोगे यस सर 20 होगा, मैंने भी कह दिया हाँ भाई 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये सिचुएशन चेंज कर दें कि ब्लॉक वही है, इधर से 10 न्यूटन लगा और सामने से भी 10 न्यूटन लगा, अब टोटल फोर्स कितना कहोगे बेटा आप? तो अब आप इस फोर्स के लिए क्या करोगे? अब आप 10 - 10 = क्या बोलोगे कि 0 न्यूटन होगा, 0 न्यूटन। तो देखिए ब्लॉक वही है, फोर्स वही है, बट उनकी फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती है, रिजल्ट अलग आ रहा। इस केस में ब्लॉक चलेगा, फोर्स महसूस करेगा कि मेरे ऊपर 20 न्यूटन लगा हुआ, लेकिन इस केस में कितना महसूस करेगा वो? 0 न्यूटन। इसी को ही फोर्स को आपने नॉर्मल लॉ से ऐड नहीं किया, यहाँ करंट को आपने नॉर्मल लॉ से ऐड किया था। 2 + 3 = 5, चाहे ये भी था 2 + 3 = 5, बट हियर अगर आप ध्यान से देखते हैं 10 10 दोनों को ऐड किया 20, और यहाँ 10 - 10 = 0, तो फोर्स नॉर्मल लॉ से ऐड नहीं हुआ। इसे जिस लॉ से ऐड किया गया, इसे फोर्स को टोटल को जिस लॉ से ऐड किया गया उसको कहा जाता है ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उससे ऐड किया। और क्या लॉ होता है अगर मैं यहाँ पे उसको लिख दूं छोटा सा, अभी पूरे चैप्टर में आपको पढ़ना भी है, वो लॉ होता है √(a² + b² + 2ab cos θ। अब देखिए क्या है, a आपका पहला वेक्टर 10 का स्क्वायर, b दूसरा वेक्टर 10 का स्क्वायर, हियर क्या था a भी 10 और b भी कितना मेरा 10, दोनों 10 थे, तो यहाँ 10 10 2ab, और एंगल कितना बनना cos θ। थीटा कितने डिग्री दोनों के बीच में? इस केस में 0, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 रखते ही a + b का होल स्क्वायर, यानी डायरेक्ट जुड़ गया। लेकिन इस केस में सेकंड केस में थीटा कितना बनना 180, और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, बायो वाले अपने, वो कुछ वैल्यूज जरूर याद रखें अबव 90 तक। जैसे cos 120 की उन्हें याद होनी चाहिए, cos 150 की उन्हें याद होनी चाहिए, cos 180 की याद होनी चाहिए, और बिलो 90 उन्हें कौन कौन सी याद होनी चाहिए? मेनली तो सारी होनी चाहिए वैसे, पर cos 0, cos 30, cos 60 और cos 90 ये याद होनी चाहिए भाई वैल्यूज बायोलॉजी वालों को। मैथ्स वाले तो प्रैक्टिस में कर ही लेते हैं। cos 0 1, 30 की √3/2, 60 की 1/2 और 90 कितनी होती है 0। ऐसे ही cos 180 कितनी होती है पता है किसी को? -1 होती है। cos 150 की ये पता है किसी को बायोलॉजी में? तो कितनी होगी ये? -√3/2, और ये -1/2, ये माइनस में होती है। ये आपको याद रखनी है वेक्टर के अंदर। अब हम वेक्टर को धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले वेक्टर का हमें एक देखिए सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, इसका डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है डी से, इसके ऊपर एक छोटा सा साइन बना दूंगा ऐसे, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट ही बनेगा ऐसे ही। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ? ये तो सिंबल हुआ, रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ साहब? तो आपने एक एरो बनाना है, बड़ा सा एरो। इस एरो में 3 चीज होगी, टेल होगा, एक हेड होगी। ये कौन है अपना? टेल, ये हेड, और ये एरो की लेंथ। 3 चीज हो गई इसमें, टेल, हेड और लेंथ। कौन क्या रिप्रेजेंट करता है? हेड रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन को। लेंथ डिपेंड करती है वैल्यू या मैग्नीट्यूड, वैल्यू और मैग्नीट्यूड। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका कि मैं मैग्नीट्यूड को ही वैल्यू बोलूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर।
और टेल मैक्सिमम केस में स्टार्ट पॉइंट को बताती है, स्टार्ट पॉइंट ऑफ वेक्टर, स्टार्ट पॉइंट ऑफ वेक्टर। ये आपके वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से। सिंबल ऐसे ही है, जैसे डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डी के ऊपर वेक्टर, ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता वेलोसिटी वेक्टर तो उसका सिंबल क्या बनाते बच्चों आप, वेलोसिटी वेक्टर। बोलिए, वी के ऊपर वेक्टर। तो ऐसे मतलब जो भी हो उसका सिंबल बना के ऊपर ये छोटा सा निशान बना देना। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 5 किलोमीटर इन ईस्ट, इसे रिप्रेजेंट करना तो आपका ये छोटा सा डायरेक्शन साइन होता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना, तो यहाँ से बना दो एक लाइन ईस्ट की डायरेक्शन में, ये तो हो गया वेक्टर। अब ये लेंथ 5 किलोमीटर की है तो इसे 5 इक्वल पार्ट में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये लास्ट वाला 5। तो 5 किलोमीटर क्या बना मेरा, ईस्ट। और क्या है मेरे, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई खास चीज नहीं है ना, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप से भी आ जाएगी। अब कुछ टर्म्स पढ़ते हैं जो वेक्टर में यूज होने वाली है, टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर। टर्म्स रिलेटेड टू वेक्टर में सबसे पहली टर्म आती है हमारी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर उन्हें कहा जाता है जब दो वेक्टर की वैल्यू भी इक्वल हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, तब दो वेक्टर क्या बोले जाते हैं हमारे, पैरेलल वेक्टर। मान लीजिए एक वेक्टर ए है ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये वेक्टर बी है, तब हम कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है अपने, पैरेलल वेक्टर। अगर दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, ये पैरेलल वेक्टर बोले जाते हैं। दूसरा, पैरेलल के अंदर ही मान सकते हैं इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर तो ये थे जब दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री था, 0, या वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वही वेक्टर बी की है, तब आप कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे। बट इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब सिंपल है, अगर एरो हटा दो तो वैल्यू बचेगी, ए और बी नॉट इक्वल होंगे, और हो भी सकते हैं नॉट इक्वल टू बी, और वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो वेक्टर बी की वैल्यू है, दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। बट ये कंडीशन होनी चाहिए, अगर थीटा 0 डिग्री है दोनों के बीच, तो आप ये कह सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन होंगे, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, मतलब सेम डायरेक्शन में हो और उनकी वैल्यू भी इक्वल हो, ये तो हो ही कंडीशन। साथ में ए इक्वल टू बी, ये क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू, और ये क्या है, वेक्टर बी की वैल्यू। इस वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस लगा करके, इन दोनों का सेम मीनिंग होता है, ये भी वेक्टर ए की वैल्यू, ये भी वेक्टर ए की वैल्यू, और ये वेक्टर बी की वैल्यू, ये भी वेक्टर बी की वैल्यू। अगर ऐसा है तो आप कहेंगे वेक्टर ए इक्वल होगा वेक्टर बी के। समझ में आई बात? अगर दो वेक्टर की वैल्यू और डायरेक्शन सेम हो तो आप क्या नाम दोगे उनको, तो आप कहोगे दोनों वेक्टर क्या है मेरे, इक्वल। इस केस में होगा क्या, दोनों एरो की लेंथ इक्वल होगी, दोनों एरो की लेंथ इक्वल होगी, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इस केस में ऐसा होगा। तीसरा होता है हमारा निगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब होगा तो ये भी एक वेक्टर ही, अगर ये मेरा वेक्टर ए है, अगर मैं इतनी लेंथ का बना दूं, यही वेक्टर बस डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, तो इसे बोला जाएगा माइनस ए। है तो ये भी एक वेक्टर ही, तो इसे वेक्टर बी भी कह सकते हैं। समझ में आ गया नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है? अगर इतनी लेंथ का बस डायरेक्शन अपोजिट करके बना दिया जाए कोई वेक्टर, तो उसे नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर बोलते हैं। तो माइनस वेक्टर ए क्या है, इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट है एंटी पैरेलल भी बता देते हैं, वैसे कोई काम का नहीं है, आपको पता तो लग ही गया कि पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या है। एंटी पैरेलल वेक्टर, अगर ये कोई वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर ऐसे बना दिया जाए उसकी अपोजिट डायरेक्शन में,
यानी व्हेन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितने डिग्री हो जाए 180, तब आप कहेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हैं अपने एंटी पैरेलल। यहाँ क्या है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एंटी पैरेलल, अपोजिट है बस ये। क्लियर, गुड। हमें 180 पता लगाना, जीरो लगाना, तो आप क्या करें, देखिए दोनों वेक्टर की टेल जोड़ के देख लिया करें। आपको कभी भी एंगल चेक करना हो तो इनकी टेल जोड़ दो। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, टेल जोड़ दी, ए से शुरू करके बी पे पहुंचो, कितने डिग्री बना, कितने बना 180, तो ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट टर्म अभी पढ़ते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। तो बच्चों नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर होता है, बहुत जगह काम आने वाला वेक्टर होता है अपना यूनिट वेक्टर। क्या होता है पहले तो ये जानिए। कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, एक कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। अच्छा, आपको एक चीज तो पता लग गई होगी ना इतनी देर में, तब से आप पढ़ रहे हैं। वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एक तरह से वैल्यू इनटू डायरेक्शन, यही तो होता है साहब। अगर ये मेरा वेक्टर है ए, तो इसकी वैल्यू तो ये होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन को अगर आप निकाल लोगे तो वेक्टर को उसकी वैल्यू से डिवाइड कर दोगे या नहीं, बताओ। वेक्टर डिवाइड बाई दिस, तो क्या बचा, डायरेक्शन ही तो बची। वैल्यू कितनी है इस डायरेक्शन की 1, तो यही तो यूनिट वेक्टर है। और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी वेक्टर हो उसके ऊपर कैप लगा दो, इसे बोलते हैं कैप या हेड। तो एक तरह से आपका यूनिट वेक्टर है। ये कौन है, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू तो 1 है, केवल डायरेक्शन होगी। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन में तो लिखा वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 बट ओनली डायरेक्शन। अगर इसमें केवल डायरेक्शन हो तो इसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो सीधी सी बात यही तो है कि वेक्टर अगर मेरे पास ए है, उसकी वैल्यू है और डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर अपॉन वैल्यू। तो ये हमारा होता है। और डायरेक्शन हमारी 3 तरह की होती है। एक ऐसे मान लो आप प्लेन में पूरे बना रहा, ये x, ये y पॉजिटिव ले रहा, और ये बाहर की तरफ ये वाला z। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होती है, जो डायरेक्शन होती है, उसे आई कैप, इसे j कैप, और इसको साहब k कैप बोलते हैं। ये याद रखनी है आपको बात। क्या बनाना है इसको, आई कैप, j कैप, k कैप। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं इसी के हिसाब से, 5 मीटर ऑन x एक्सिस, राइट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू, कोई भी वेक्टर होगा तो क्या चीज होंगी उसके पास, 2 चीजें होंगी, एक डायरेक्शन और एक वैल्यू। वैल्यू तो कितनी इसकी 5, क्योंकि वेक्टर डी को क्या लिखते हैं आप, इसकी वैल्यू इनटू डायरेक्शन, यही तो लिखते हैं। वैल्यू क्या है इसकी 5, और डायरेक्शन है x एक्सिस, और x एक्सिस पर डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, आई कैप। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आई कैप। समझ में आ गया वेक्टर कैसे लिखा गया, गुड। एक और देख लीजिए यहीं पे एग्जांपल, यह दे दे 4 मीटर पर सेकंड ऑन जेड एक्सिस, और इसका वेलोसिटी वेक्टर बताओ। तो वेक्टर v इज इक्वल टू उसकी वैल्यू लिखनी, साथ में उसकी डायरेक्शन। तो वैल्यू तो इसकी 4 है, और डायरेक्शन जेड एक्सिस का मतलब k कैप। तो ये आपका आंसर होगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपको ये सब करते हुए चलने हैं। क्या क्या पढ़ लिया आपने वेक्टर पढ़ लिया, आपने स्केलर पढ़ लिया, वेक्टर से रिलेटेड टर्म पढ़ लिया आपने। और ये वेक्टर से रिलेटेड टर्म में क्या क्या पढ़ा आपने सबसे पहले पढ़ा पैरेलल वेक्टर, फिर इक्वल वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, और नेक्स्ट ये यूनिट वेक्टर। तो ये आज आपका काम हुआ। बाकी आगे की पढ़ाई हम अगली वीडियो में देखेंगे।